हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और एनाटॉमी पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट शुरू होता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका बेसिक जो टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो इनिशियल स्टेजेस में एक्चुअली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरल सेल। एक्चुअली क्या है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो कुछ ऐसा इसमें नहीं है। बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कई लोग सेल का स्ट्रक्चर गोल बना देते हैं। कई बार आपने देखा होगा हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर दिखता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर दिखता है, उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं, तब बीच में न्यूक्लियस रहता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कई बार आपने देखता होगा कि ऐसे जो है चौकोर टाइप का सेल रहता है। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमें बस खाली ये देखना है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये है एक जनरल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है सेल का। तो इसमें बेसिक जो चीजें होती हैं, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। एंड उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जब हम सेल के पार्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल के पार्ट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है। नहीं, दीज आर नॉट द पार्ट्स। जो सेल के पार्ट्स हैं वो केवल दो ही होते हैं, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, दो ही पार्ट्स होते हैं। बाकी जो सारी चीजें आती हैं वो हैं इसकी ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कई सारे हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, राइट। एंड इस तरीके से सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोसॉल। हाँ, एक ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, दैट इज द साइटोसॉल। सो योर सेल बेसिकली है थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वन इज द न्यूक्लियस, second is the plasma membrane, and third one is the cytosol. Also it is known as the cytoplasm of the cell. ठीक है, other things are the cellular constituents, or also known as the cell organelles. So various kinds of the cell organelles you can see into the diagram, that is the mitochondria, it is the Golgi body, it is the endoplasmic reticulum, and these are the smooth endoplasmic reticulum, this is the rough endoplasmic reticulum, microtubules, microfilaments, microvilli, ठीक है, and intermediate filaments, Golgi body, ribosome, ठीक है। So these are the various type of the cellular constituents that are found in the cell. Okay, now we will discuss one by one these cell organelles in the detail. Okay, so the main important part, साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली एक ये वाटर फ्लूइड होता है, बट इट इज बेसिकली जेल लाइक सब्सटेंस, राइट। एज यू कैन सी हियर इट इज रिटन, इट इज अ जेल लाइक लिक्विड और जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल. It is mainly composed of the water, salts may be inorganic and organic, and various organic molecules such as electrolytes, जैसे सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, जो कि सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बहुत सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि इन सबसे मिलकर के साइटोप्लाज्म बना होता है. द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन. ठीक है, क्योंकि इन सबकी जो भी न्यूक्लियस होता है लाइक और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इन सब की अपनी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है जो कि उनके इंट्रामेट्रिक्स को
और सेल साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करती है। लाइक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से उसको सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इन सब की अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि उसको साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। उसका भी एक रीजन है, ठीक है। और जो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, दैट इज द दे हेल्प इन द सेल एक्सपेंशन, it also help in the cellular growth, it also helps in the cellular reproduction, cellular transport and the cellular communication, right? तो जो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म का फंक्शन है कि ये जब सेल को एक्सपैंड करना होता है, यानी कि जब सेल स्वेल करती है या श्रिंक करती है, वो बेसिकली ड्यू टू द साइटोप्लाज्म। लाइक जब सेल के अंदर वाटर कम हो जाएगा तो श्रिंक कर जाएगी, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो वो स्वेल कर जाएगी। सो इट इज बेसिकली द सेल एक्सपेंशन। अगर सेल की ग्रोथ करनी है, सेल को जब डेवलप करना होता है, सॉरी डिवीजन करना होता है, तो वो एक्सपेंड करती है अपने आप को, और वो साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो कितना सेल को एक्सपेंड कर सकता है, राइट। अगर हम साइटोप्लाज्म को सिंपल शब्दों में समझें, सो इट इज बेसिकली राइट अ काइंड ऑफ बलून दैट इज फिल्ड विद द एयर, राइट। अब अगर हम बलून में एयर भर दें और फिर उसको वाटर में डुबोएं तो कैसा रहेगा कि वो उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा, बलून में जो इंट्रा प्रेशर है वो जनरेट होगा। लाइक इसी तरीके से हमारा सेलुलर साइटोप्लाज्म है वो सेल को इंटरनल प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक्सटर्नल प्रेशर को बियर करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये था बेसिकली साइटोप्लाज्म के बारे में। और इसके अलावा क्या करता है साइटोप्लाज्म, जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उनको सेल के अंदर फ्रीली सस्पेंड रहने में भी हेल्प करता है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, राइट। जैसे हर एक चीज की एक उसकी अपनी आउटर कवरिंग होती है, इसी तरीके से सेल की भी अपनी एक आउटर कवरिंग है, राइट। और उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये इसका काम क्या है, फंक्शन जो है, दैट इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने साइटोप्लाज्म को बताया कि साइटोप्लाज्म का सेपरेशन कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ओके। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दैट इज one layer you can see here and other layers you can see here, okay. So this is the also called as the phospholipid bilayer, right. phospholipid bilayer, अब phospholipid क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। इफ यू रिमेंबर और यू कैन गो इनटू माय फर्स्ट वीडियो, दैट मैंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉस्फेट और लिपिड की चेन जो है आपस में मिल करके एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाती हैं, और जो हेड होता है और इसकी एक टेल होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी है, हेड की अलग प्रॉपर्टी है और टेल की जो है अलग प्रॉपर्टी है। यहां पे आप देख रहे हैं, दिस इज द बेसिकली एक डेंस नेटवर्क पाया जाता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, और उनका काम क्या है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और एंट्री होती है, ये उसको गार्ड करते हैं, ठीक है। तो जो उसको गार्ड करते हैं वो इन्हीं फॉस्फोलिपिड तो ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, जो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं उनको गार्ड करने में हेल्प करते हैं। कैसे कि जो इनका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मींस, हाइड्रो मींस वाटर एंड फिलिक मींस दी लविंग और अट्रैक्टिंग, सो इट इज दी बेसिकली वाटर अट्रैक्टिंग। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि लिपोफिलिक होती है, ओके। और लिपोफिलिक मींस, लिपो मींस लिपिड या ऑयल एंड फिलिक मींस अट्रैक्टिंग। तो इसकी जो टेल होती है वो लिपोफिलिक होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक। फोबिया मींस होता है डर लगना या रिपल्जन करना। यहां पे ये क्या करता है, वाटर को रिपेल करती है अपने से दूर, जबकि हेड क्या करता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन द गार्डनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ओके।
इसके अलावा जो इसमें होती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहती हैं इनटू द एंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही साइड में पाए जाते हैं, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लेकर के अंदर तक पूरी तरीके से पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन्स के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की चेन पाई जाती है, ठीक है। तो इन सब का जो है बेसिकली कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन है इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं कि जो उसकी रिजिडिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है ये इससे मेंटेन रहती है। जहां पे जरूरत पड़ती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं ये एक्चुअली कैरियर का भी काम करते हैं, जो सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर की तरफ मूव कराने का काम करते हैं, और ये प्रोटीन चैनल्स का भी काम करते हैं। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल इज द हाइड्रोफोबिक। ओके, एंड दीज आर दी मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मैंने पहले ही बताया जो फंक्शन है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहां पे पाई जाती हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं दैट अलाउ द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, सो इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियस। It is the first and most important cell organelle, right? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी बॉडी में केवल एक सेल ऐसी होती है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सारी सेल्स का न्यूक्लियस होता है। ओके, तो एक्चुअली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो यूकैरियोट्स की है, यानी कि जिसमें सब में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो मैंने बताया था कि एक सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दैट इज द आरबीसी। आरबीसीज आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। उनमें न्यूक्लियस स्टार्टिंग में तो डेवलप होता है, बट जब सेल मैच्योर होती है तो उनमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस है। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सारे सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक आउटर कवरिंग होता है जो कि उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। इस तरीके से न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है ये बेसिकली न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहते हैं। ओके, हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है दैट इज द न्यूक्लियर एनवलप। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है, उसको एक शेप प्रोवाइड करती है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। इस तरीके से न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली जाती है, एंड इट सेपरेट द इंटरनल प्लाज्मा ऑफ या इंटरनल स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेलुलर साइटोप्लाज्म। ओके, और जो न्यूक्लियर लैमिना है, लैमिना मींस द स्पेस, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस का मेन पार्ट है, ठीक है, जहां पे जो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस में। और फिर जो पूरा न्यूक्लियस है इसमें जो आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, क्रोमैटिन्स हैं। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स, या कह सकते हैं क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं और क्रोमोसोम से न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। जब सेल को डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो क्रोमोसोम्स से न्यूक्लिक एसिड्स का बायोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है इसमें हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है और कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर nucleus contains the DNA, it is the responsible for the genetic material, and it is also contain the RNA that basically responsible for the protein synthesis. nucleus किसके लिए, nucleus है synthesis and assemble of the ribosome and its components। तो राइबोसोम्स का भी जो synthesis होता है वो कहां से होता है, न्यूक्लियोलस से होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिकली ये मैंने बनाया यहाँ पे डायग्राम इसलिए शो किया जा रहा है कि जो न्यूक्लियोलस के अंदर कंपोनेंट पाया जाता है वो क्या क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया जो क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन अनकॉइल होता है और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं और सेल डिवीजन होता है। ये तो हो गई बैकवर्ड। फॉरवर्ड चलें तो यहां पे जो इसकी कॉइलिंग होती है वो हिस्टोन्स
प्रोटीन से होती है, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स, और न्यूक्लियोसोम से होती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं। कैसे? डीएनए से। डीएनए जैसे जैसे बायोसिंथेसिस होता जाता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है, चेन इलोंगेट होती जाती है, और वो हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम के साथ में मिलकर करके क्या बनाते जाते हैं, क्रोमैटिन बनाते जाते हैं। सेम इस तरीके से क्या होता है, जब डीएनए की बायोसिंथेसिस होनी होती है तो यही क्रोमैटिन के स्ट्रैंड्स जो हैं वो खुलते हैं, ओपन होते जाते हैं, हिस्टोन्स अलग होते हैं, एंड डीएनए स्ट्रैंड्स का और आरएनए का जो है वो फॉर्मेशन होता है यहीं से। सो इट इज द बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए, आरएनए एंड क्रोमोसोम्स की किस तरीके से क्रोमोसोम से डीएनए की बायोसिंथेसिस होती है, आरएनए की बायोसिंथेसिस होती है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। ठीक, नाउ इट इज दी बायोलॉजी दैट इज सेंट्रल डोग्मा। अभी हमने डीएनए की डिस्कशन की, तो ये डिस्कशन करना जरूरी था कि डीएनए जब खुद की एक कॉपी बनाता है, राइट, रेप्लिका, ठीक है, रेप्लिका मींस कॉपी करना, तो दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, दैट इज प्रोसेस ऑफ डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जब डीएनए खुद की एक कॉपी रिपेयर करता है या बायोसिंथेसाइज करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ आरएनए, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसलेशन। Translation is a process in which protein synthesis takes place from the mRNA sequence. mRNA क्या करता है, mRNA का एक स्ट्रैंड बनता है, और tRNA और rRNA क्या करते हैं, वो मैसेंजर RNA, और जो tRNA है यानी कि ट्रांसफर RNA, वो अमीनो एसिड्स के साथ में मिलकर के और प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि बायोसिंथेसिस करते हैं, जो कि सेलुलर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में फंक्शन करता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is main part of the cell and it is also known as powerhouse. Powerhouse of the cell. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो चीजें पाई जाती हैं दैट इज द टू काइंड ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना मैट्रिक्स होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज फोल्डेड इनटू द वेरियस शेप्स एंड आल्सो कॉल्ड एज द क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप फोल्डिंग देख रहे हैं, वो क्या है, क्रिस्टी। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन एक केवल कवरिंग प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। इसमें जो चीजें पाई जाती हैं दैट इज द डीएनए, एक एंजाइम पाया जाता है एटीपी सिंथेस, ribosomes and certain type of granules that are basically involved in the mitochondrial metabolism. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि एंजाइम है एटीपी सिंथेस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं बेसिकली, जो यूजुअली ग्लूकोज का ये इन्वॉल्वमेंट करता है, और उससे क्या बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज यूज्ड एज द सेलुलर एनर्जी, also called as powerhouse of the cell। और क्या है इसकी प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यूज ऑफ द ऑक्सीजन। जो लोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कहां होता है, तीन यहां पे हमने ऑर्गन्स लिखे हैं, ये यहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज द लिवर, मसल, बेसिकली स्केलेटल मसल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 साइट्स आर दी यूजुअली दैट यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज्यादा नंबर या सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। लाइसोसोम, सेल्स रिसाइकल सेंटर, यानी कि ये चीजों को रिसाइकिल करने के काम में आता है। ठीक है, ऑल्सो इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वो क्यों, ये बताते हैं। तो लाइसोसोम क्या है, दीज आर बेसिकली ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। इनकी एक मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के जो है प्रोटीन्स या एंजाइम्स पाए जाते हैं।
बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है या डाइजेशन करता है। सिंपली आप कह सकते हैं कि ये सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल्स में जो भी सब्सटेंसेस जाते हैं ये उनका डाइजेशन करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द वेरियस सेल प्रोसेसेस सच एज द मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जैसे कि एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती है, लाइसोसोम में होती है। किसी भी चीज का अगर ब्रेकडाउन होता है यानी कि कैटालाइसिस तो वो भी लाइसोसोम में होता है। जैसे कि दे ब्रेक डाउन द एक्सेस और वर्न आउट सेल पार्ट्स, जो भी हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं या वर्न आउट सेल पार्ट्स होते हैं यानी कि जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है, वो क्या करते हैं, लाइसोसोम्स के थ्रू वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग वायरसेस एंड द बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में बाहर से इन्वेड करते हैं ये उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इफ द सेल इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, अगर सेल का रिपेयर हो जाता है तो वो सेल कंटिन्यू करती रहती है, होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है। अगर सेल का रिपेयर नहीं होता है या सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, लाइसोसोम रिपेयर नहीं कर पाता है, सो लाइसोसोम आल्सो हेल्प इट टू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन और apoptosis. Apoptosis is the natural cell death. That's why lysosomes are called as the suicidal bags. ठीक है, क्या कहे जाते हैं, सुसाइडल बैग्स कहे जाते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल को सुसाइड करने में हेल्प करते हैं। जब सेल की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, सो लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि ये सेल के जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से, बेसिकली ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारे वेसाइकल से मिलकर के बना होता है। वेसाइकल्स मींस दी पाउचेस, और इसका जो काम क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स इनटू वेसाइकल्स एंड टू डिलीवरी इट टू द टारगेटेड डेस्टिनेशंस। क्या करते हैं, जो चीजें सेल में सिंथेसाइज होती हैं, जिनकी भी बायोसिंथेसिस हमारी सेल में होती है, वो कहां पे पहले सेंड की जाती हैं, वो सेंड की जाती हैं हमारी गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में बेसिक मैंने पहले बताया, ये यूजुअली पैचेस मिलकर के बने होते हैं, और इन पैचेस का काम क्या होता है, थैलियों का काम, कि यहाँ पे चीजों का मॉडिफिकेशन। जैसे हम बाजार जाते हैं ना, बाजार गए और सब्जियां खरीदी और हमारे झोले में नहीं आ रहा, उनको किस तरीके से एडजस्ट करके रख लिया और फिर लेकर के घर आ गए। तो इसी तरीके से ये करते हैं कि प्रोटीन हुआ या फिर जैसे एंजाइम्स हुए या कोई भी चीज जो सेल में बायोसिंथेसाइज हुई, तो वो सबसे पहले भेजी जाती है किसके पास में, गोल्जी बॉडी के पास। इसीलिए इनको क्या नाम से जानते हैं, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है कि चीजों को ले लेता है और वो चिट्ठियों को इधर उधर डिलीवर करता है। इसी तरीके से हमारा गोल्जी बॉडी है, वो क्या करता है, जो भी चीजें हमारी सेल के अंदर बायोसिंथेसाइज होती हैं, वो क्या करती हैं, गोल्जी बॉडी उनको पैक करता है और फिर जो डेस्टिनेशन होता है वहां पे वो सेंड कर देता है। इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट डेट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास में ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये भी मेम्ब्रेन के इनक्लोजर से ही बना होता है, लाइक गोल्जी बॉडी, बट ये इसमें वेसाइकल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि गोल्जी बॉडी वेसाइकल स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये क्या करती है, चीजों की बायोसिंथेसिस का काम करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेल में बायोसिंथेसिस होती हैं और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हमने इतना डीप इसलिए बोला है, उसका कारण है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसका काम क्या है कि इट इज रफ इज अपीयरेंस, मैंने बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स अटैच टू द इट्स आउटर सरफेस, एंड इसका काम क्या है, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स
जो राइबोसोम्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेलुलर प्रोटीन जितनी भी बनती है वो सारा फंक्शन है राइबोसोम का। राइबोसोम्स ही प्रोटीन की ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जहां पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, वहां पे दूसरे सब्सटेंसेस की बायोसिंथेसिस होती है, दैट इंक्लूडिंग लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो जो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनका दूसरी जगह पे यूज होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेंटेनेंस, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are involved in the formation of the cholesterol and formation of the mitochondria and formation of the plasma membrane, formation of the ATP. इस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। They are also used in the synthesis of the steroid hormones from the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल से जो स्टेरॉइडल सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है, लाइक सर्टेन काइंड्स ऑफ हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ठीक है, ऐसे और दूसरे एंड्रोजेनिक या एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो जितने भी स्टेरॉइड्स की बायोसिंथेसिस होती है वो कहां से होती है? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। इसके अलावा दे आल्सो कंट्रीब्यूट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स इनटू द लिवर। लिवर पे जो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम आयन चैनल। जो कैल्शियम आयन रिलीज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जैसे हमारी स्केलेटल मसल हो गई, न्यूरॉन्स हो गए, तो इनकी एक्टिवेशन के लिए या कह सकते हैं इनमें इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो इन कैल्शियम आयन का रेगुलेशन जो करती हैं वो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं, ठीक है। राइबोसोम, I already discussed the protein factory of the cell, ठीक है। These are the macromolecular structure. Macromolecular means large cell molecules, okay, and they are machines found within the cells and main function is the biological protein synthesis. हम already इसको डिस्कस कर चुके हैं। So going to the next, centrosome. Centrosomes are the important parts. They basically help into the cell division. ऐसे तो ये सेल के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बट इनका मेन रोल कहां होता है? सेल डिवीजन में। जब क्रोमोसोम्स का पेयर बनना होता है तब यही जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो क्रोमोसोम्स हैं, आप यहां पे देख रहे हैं, इमेज थोड़ी सी ब्लर है, बट जो यहां पे क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, ये इनको कौन बाइंड कर रहा है? आप देख रहे हो, ये बाइंड करके अलाइन कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? मायोसिस में ये यही सेंट्रोसोम करते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं कि ये पेयर को फॉर्म करते हैं और सेल को अलाइन, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिन्स हैं, ये उनको मिडिल में अलाइन करते हैं। और फिर जब सेलुलर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, तो क्या करते हैं कि एक सेट जो क्रोमोसोम का है 23 पेयर्स का, ये उनको अलग अलग सेल्स में, डॉटर सेल्स में ट्रांसफर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द सेल मोटिलिटी, adhesion एंड पोलैरिटी, इंटरफेस एंड फैसिलिटेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पिंडल पोल्स। वही मैंने जो बताया, ये जो स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे सेंट्रोसोम्स की वजह से हो रहा है ड्यूरिंग द माइटोसिस, ओके। गोइंग टू द नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे सेल में बहुत सारी टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं। इनका अगर आप फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है? आप यहां पे देख रहे हो, ये बेसल बॉडी है और ये माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, और ये क्या है? जो मेम्ब्रेन है सेल की, ये वो है। तो जो सेल के थ्रू या मेम्ब्रेन की थ्रू जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा होता है, यानी कि जो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इनके थ्रू थोड़ा और इजी हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी स्टिमुलाई होता है या कोई भी ऐसा चीज जो सेल को अप्रोच करता है, तो वो इनके थ्रू थोड़ा उसको इजी हो जाता है अप्रोच करने में, या उसके सेल में एंटर करने में, या इनसाइड द सेल मूवमेंट में इजी हो जाता है। फिर माइक्रोफिलामेंट, these are the various small protein molecules attached to each other and they make a
long thin fiber like structure that basically help in the motility. जो सेलुलर मोटिलिटी होती है, कई सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती हैं, मोटाइल सेल्स होती हैं, तो वो इससे उनको एनर्जी मिलती है, या कह सकते हैं इससे उनको हेल्प, जैसे मछली की पूंछ होती है ना, वो पूंछ की वजह से आगे तैरती है और पंखों की वजह से आगे बढ़ती है, इस तरीके से ये हेल्प करते हैं सेल्स को आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करने में। ठीक है, फिर फिनिश। थैंक यू। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन टू दी कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।